हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियोथेरेपी क्लासेस। आई एम गौरव और आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हम हिप जॉइंट बायोमैकेनिक्स में देख रहे हैं और यहाँ पे हिप जॉइंट बायोमैकेनिक्स में देखेंगे कि फीमर बोन में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होता है। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बनता कैसे है? इट इज अ फॉर्म इट फॉर्म बिटवीन हेड एंड नेक ऑफ फीमर, है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा ये फीमर है और ये फीमर का हेड है और ये नेक है जिसमें ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है और ये लेसर ट्रोकेंटर, ये शाफ्ट है और ये कंडाइल्स है। तो हेड और नेक के बिटवीन जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो कैसे बनता है? एक लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस होती है और एक फ्रंटल प्लेन। जो फ्रंटल प्लेन है वो हेड से पास होते हुए जीटी के थ्रू उधर निकल रहा है बाहर, और एक क्या है? लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है जो कि ग्रेटर ट्रोकेंटर से वर्टिकली डाउन टूवर्ड्स द कंडाइल जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रंटल प्लेन है वो पासेस फ्रॉम हेड टू द नेक, है ना। फ्रंटल प्लेन हेड टू नेक की ओर जा रहा है, लॉन्जिट्यूडनल क्या है? ग्रेटर ट्रोकेंटर टू द फीमर। तो इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल है उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जो कि कितना नॉर्मल कितना होता है हर किसी में? 125 डिग्री। जरूरी नहीं है कि हर किसी में ये 125 डिग्री हो, बहुत से इंडिविजुअल्स में ये वैरी करता है। देखा जाता है कि 110 डिग्री टू 140 डिग्री के बीच भी अगर है तो उसे हम क्या मानते हैं? एक तरीके से नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है? ये 125 डिग्री से कम होता है बिकॉज ऑफ कि उनका पेल्विक बड़ा है, तो वो एसिटाबुलम कैविटी बड़ी होगी और जिसके कारण से यहाँ पे क्या रहता है? फीमेल में 125 डिग्री से कम जाता है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो भी डिक्रीज होता जाता है, तो ये वैरी करता है। ठीक है, अगर इनसे भी ज्यादा कम होता है तो फिर उसमें आ जाता है आपका क्या? कॉक्सा, वल्गा और बैरज, जो कि हम आगे बात करेंगे। अब ये आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कैसे बनता है और कैसे फॉर्म होता है। अब बात करेंगे हम कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बढ़ता क्यों है और घटता क्यों है, वो क्या क्या कॉजेज होते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है आपका क्या? कंजेनाइटल, जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। डेवलपमेंटल में हो सकता है कि आपको विटामिन डी डिफिशियंसी, माल न्यूट्रिशन और ये रिकेट्स, इन सब के कारण हो सकता है कि डेवलपमेंटल के कारण भी वो बढ़ता और घट सकता है। ठीक है, और तीसरा होता है एक्वायर्ड, जो कि लाइफ में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है किसी न किसी कारण से आप एक्वायर्ड करते हो सकता है कि सेम विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है ना। तो ये आपका एक्वायर्ड है। तो ये है नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और अब हम बात करेंगे कॉक्सा वल्गा के बारे में। कॉक्सा वल्गा क्या है? जब ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 125 डिग्री से बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉक्सा वल्गा। ठीक है, और ये फॉर्म कैसा होता है? सेम, कि एंगल फॉर्म हो रहा है लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, जो कि ग्रेटर ट्रोकेंटर से नीचे कंडाइल्स के थ्रू आ रही है, और दूसरा क्या है? फ्रंटल प्लेन, जो कि हेड से नेक की ओर जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल सेम। लेकिन होता क्या है इसमें? क्यों बढ़ता है? जो हेड होता है वो बाहर निकल जाता है। जो हेड है वो एसिटाबुलम कैविटी से पोस्टीरियरली बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लैक से ड्रॉ किया गया है ये नॉर्मल है और ये ब्लू डॉटेड है ये अब नॉर्मल है, ये कॉक्सा वल्गा है। इसमें यहाँ पे अपनी क्या होती है? ऐसे होती है अपनी यहाँ पे क्या? एसिटाबुलम कैविटी, है ना। एसिटाबुलम कैविटी होती है। तो अगर ये इससे बाहर निकल रहा है, मतलब कि एसिटाबुलम कैविटी से ये ब्लू डॉटेड बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा? ये जो फ्रंटल प्लेन है ये हेड से नेक से पास होते गई और लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस वैसे ही आ रही है। तो अब यहां से इसका अगर एंगल निकाला जाएगा हेड और नेक का, तो कितना आएगा? 125 से ज्यादा आएगा, क्योंकि जब हमने पिछली बार निकाला था तो वो नॉर्मल क्या बनता है? ये बनता है,
और नॉर्मल का ये बनेगा जो कि 125 डिग्री रहता है। लेकिन यहाँ पे इस बार ये वाली लाइन नहीं है, यहाँ पे इस बार हेड बाहर जा चुका है और ये है फ्रंटल प्लेन। तो यहाँ पे क्या होगा, 125 डिग्री से ज्यादा आएगा। तो अगर किसी का कॉक्सा वल्गा होता है, हेड बाहर 125 डिग्री से ज्यादा है, तो क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, वहां पे क्या क्या होगा। सबसे पहला चीज कि अगर हेड बाहर जा रहा है तो हमें ये मालूम है कि जो बॉडी का वेट है पूरा आता है स्टेबुलम कैविटी से होते हुए, हेड से होते हुए पूरा नीचे की ओर जाता है, ठीक है, हिप जॉइंट से होते हुए नीचे की ओर जाता है। तो अब यहाँ पे हेड बाहर जा चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज ट्रेबेकुलर सिस्टम। ट्रेबेकुलर सिस्टम क्या होता है, जो कि बोन्स में प्रेजेंट होता है, ये वेट को वियर करने में काफी हेल्प करते हैं। जो लोड है उसको एब्जॉर्ब करते हुए वेट को नीचे की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हेड बाहर चला गया तो ये ट्रेबेकुलर सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाएगा, वो उतना ज्यादा सही नहीं रहेगा जितना वेट पड़ने पे रहता है। दूसरा, शॉक एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स शॉक एब्जॉर्प्शन कम होगा क्योंकि आपका हेड बाहर जा चुका है, तो शॉक कहां से एब्जॉर्ब होगा, वेट कहां से वहां से ट्रांसफर होगा, नहीं होगा उतनी अच्छी तरीके से। तीसरा, बोन की डेंसिटी। हमें मालूम है, जैसे फ्रैक्चर केसेस में देखा होगा कि जब आफ्टर फ्रैक्चर वो क्या रहता है कि काफी 6 महीने के लिए डिपेंड ऑन फ्रैक्चर सिवियरिटी वो बेड पे रहता है, तो उसकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है क्योंकि वो उतना ज्यादा वेट डालता नहीं है उस पैर पे, है ना, जहां फ्रैक्चर हुआ रहता है, तो बोन डेंसिटी कम होती है उससे। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है, क्योंकि हेड कैविटी से बाहर निकल रहा है तो वो लोड नहीं आ रहा है, और लोड नहीं आ रहा है तो वो वेट नहीं जा रहा है उसमें, और जिसके कारण से उसकी क्या होगी, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ एब्डक्टर मसल्स। हमें मालूम है कि एब्डक्टर मसल यहां से निकलती हैं, इधर की ओर जाती हैं, और तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो पुल है, एंगल, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मोमेंटम कम होगा और इसके मूवमेंट भी डिक्रीज हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है डिजेनरेटिव चेंजेस। अगर बोन नॉर्मल से अब नॉर्मल की ओर जा रही है तो उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस आएंगे। कैसे आएंगे, ये बाहर निकल गई तो यहाँ पे लैब्रम होता है, मसल्स होती हैं, तो क्या पता बाहर जाने के कारण ये उस तरीके से इसका फ्रिक्शन अब नहीं, उस तरीके से जैसे नॉर्मल मूवमेंट हो रहा था अब वैसा नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हो सकता है काफी फ्रिक्शन हो बोन टू बोन का, है ना, लैब्रम टियर हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। फिर क्या है, इंक्रीज, वही सेम की लैब्रम टियर, रिस्क बढ़ जाता है लैब्रम टियर का, ये बाहर निकल रहा है तो वो घसेगा यहाँ पे एस्टेबुलम कैविटी से हेड, है ना, तो लैब्रम टियर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब हम बात करेंगे कॉक्सा वेरा के बारे में। कॉक्सा वेरा क्या है, इसमें 125 डिग्री जो एंगल है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमें मालूम है एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है, बिटवीन लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस एंड द फ्रंटल प्लेन। अब यहाँ पे कैसे फॉर्म हो रहा है, ब्लैक से जो डॉटेड है वो नॉर्मल है और जो ब्लू से डॉटेड है वो एबनॉर्मल है। तो हमें ब्लू पे फोकस करना है कि ये जो ब्लू से हेड है, ये हेड है, ये स्मॉलर ट्रोकेंटर है, तो हमें मालूम है एक लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस जो कि ऐसे फॉर्म होगी वर्टिकली, और जो अपनी फ्रंटल प्लेन है वो हेड से नेक की ओर पास होगी, तो हेड से नेक की ओर पास हो रही है, ठीक है, और ये कौन सी अपनी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है। तो अब इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कॉक्सा वेरा में, ओके। और वल्गा में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और कॉक्सा वेरा में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है। नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होता है हमारा हिप जॉइंट में, वो कितना होता है 125 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब अगर कॉक्सा वेरा में डिक्रीज हो रहा है तो क्या क्या होगा, वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हमें मालूम है एसिटाबुलम कैविटी है ना, एसिटाबुलम कैविटी, और ये हेड है, फीमर का हेड है। अगर वो बाहर निकल रहा है, जो कि कॉक्सा क्या था, कॉक्सा वल्गा, और इसमें क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, एसिटाबुलम के अंदर वो जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज बेंडिंग मूवमेंट। अब अगर ये ऐसे जा रहा है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हेड और ये क्या है, नेक है, ये काफी पास आ गया, मतलब कि काफी ज्यादा बेंड हो गया, जो कि नॉर्मल ऐसे था वो काफी बेंड हो गया, है ना, काफी बेंड हो गया। तो यहाँ पे बेंडिंग भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और इसी बेंडिंग के कारण रिस्क क्या होता है, यहाँ पे फ्रैक्चर होने के, नेक में फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी एस्टेबुलम जो है उसमें क्या हो जाएगा,
स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा हेड और एस्टेबुलम में। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में कॉग्जा बल्गा वगैरह अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।